20। जल्दी करो भाई, क्या करो, जल्दी करो। किससे किससे बनना है, नहीं बन रहा है। एक यूनिट वेक्टर लिखना है जो एक्स वाई प्लेन में के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर इस वेक्टर को देखने जाओगे तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया। वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल क्या होता है, बीटा। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। क्या ये समझ में आ गया सभी को? Z एक्सिस जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो उससे एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, 90 डिग्री, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, गामा। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। क्या ये क्लियर? अब याद करो डायरेक्शन कोसाइन किनको बोलते थे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, LMN। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, मतलब कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। M की वैल्यू क्या होगी, लिखो जल्दी, N की वैल्यू क्या होगी, लिखो जल्दी, करो जल्दी कंप्लीट। मैंने क्या बोला, जब ऐसा सिचुएशन आए जब आपको लास्ट हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ। फिर क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर जो होगा वेक्टर ए कैप दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। यूनिट वेक्टर में जो आई जे के वाले कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो LMN की वैल्यू डाल दो, खत्म हो गया आंसर। हटा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, ओरली चाहिए, फास्ट। x2 - x1i प्लस y2 - y1j प्लस z2 - z1k। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना डायग्राम बनाए बनेगा भी नहीं। थर्टी डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ कितना डिस्टेंस कवर किया, 3। अब क्या बोल रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये आपको बताना है। क्या ये क्लियर हो गया? इसने बोला ना 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ की दिशा से 30 डिग्री एंगल बन रहा है। कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन। तो
दैट्स व्हाई ये वाला एंगल मैंने 30 डिग्री लिया। समझ में आई ये चीज? Yes. ओके, अब यहाँ पर देखो क्या करना है आपको। आपको सबसे पहले ना ये वाला वेक्टर निकालना है। तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? ये वाला वेक्टर, Minus I. ये वाला वेक्टर, ये वाला हो जाएगा -4 i कैप। इसको वेक्टर ए नाम दे दीजिए। ये वाला वेक्टर जो है उसको वेक्टर बी नाम दे दीजिए। वेक्टर बी क्या हो जाएगा? वेक्टर बी। तो यहाँ पर वेक्टर के अगर कंपोनेंट निकालोगे तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट मतलब जे वाला कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा? जे cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है? √3/2। तो ये आ जाएगा 3√3/2 जे। समझ में आया कि नहीं? और x वाला कंपोनेंट निकालोगे तो x वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? तो sin 60 मतलब कितना हो जाएगा? √3 नहीं, एक मिनट में, ये वाला कंपोनेंट y वाला हो, x वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एक सेकंड, इसको गलत कर रहा हूं। इसको पहले मार्किंग कर दो। O ले लो, इस पॉइंट को A ले लो, इस पॉइंट को B ले लो, ठीक है। अब ये जो आपका वेक्टर AB होगा, वेक्टर AB जो होगा, इसके कंपोनेंट देखते जाना क्या होंगे। सबसे पहले x एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होगा, मतलब कि ये वाला डायरेक्शन जो अगर आप निकालोगे तो ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा cos sin 30 इंटू आई कैप प्लस cos 30 इंटू जे कैप। और इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा? क्योंकि 3 यूनिट उस डायरेक्शन में गया है। क्या ये समझ में है मैंने कैसे निकाला sin 30 और cos 30 की वैल्यू? sin 30 क्यों लिया ये समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? देख लो यहाँ पर, अगर इस वाले ट्राइंगल में, एक तो फिजिक्स वाला कंसेप्ट अगर याद हो रहा होगा, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो किसी भी फोर्स के कंपोनेंट यूजुअली हम निकालते थे, तो दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पर, एक तो x के डायरेक्शन में, दूसरा कौन सा? y के डायरेक्शन में। y के डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होता है वो क्या बनता है? cos थीटा। और x के डायरेक्शन वाला क्या बनता है? sin थीटा। तो x का डायरेक्शन जो है वो i कैप है, इसलिए sin थीटा इंटू i कैप। समझ में आएगी ये चीज अगर इस तरीके से बना रहे हो। अगर वैसा नहीं देख रहे हो तो इसको नॉर्मल एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लो। ये वाला आपका वेक्टर हो गया, ये वाला एंगल कितना बन गया? 30 डिग्री बन गया। अब तुम्हारा जे कैप वाला कंपोनेंट इसका ये पार्ट हो जाएगा, मतलब बेस वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये इसका आई कैप वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो अगर ये वाला कंपोनेंट तुम लोगों को निकालना है, ठीक है, और ये वाला मैग्नीट्यूड तुम लोगों को गिवन है, कितना गिवन है? 3, ठीक है। तो इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे? अगर ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है तो sin थीटा लगाओगे ना। sin 30 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो परपेंडिकुलर मतलब x वाला कंपोनेंट, हाइपोटेन्यूज मतलब कि कितना हो गया? 3। तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू sin 30 डिग्री, उसका आई कैप वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। या तो सिंपली जो तरीका मैंने ये बताया, क्या जिस तरफ एंगल बन रहा है cos 30, जिस तरफ नहीं बन रहा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? sin 30, दैट्स इट, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर AB जो बनेगा ये 3 sin 30 प्लस 3 cos 30 j कैप, क्या बन जाएगा वेक्टर AB? फाइनली बताओ वैल्यू पुट करके। sin 30 की वैल्यू कितनी होगी? कितना आ जाएगा? ये 3/2 आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा? 3√3/2 जे कैप, वेक्टर AB। और वेक्टर OA की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? -4 आई कैप, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करो। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB, इन दोनों का जो सम होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा? वेक्टर OB के। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ये वाला वेक्टर OA, ये वाले वेक्टर क्या हो गया? AB, इन दोनों का सम क्या बन जाएगा? वेक्टर OB बन जाएगा। तो वेक्टर OB आपको फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो। तो ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म क्या आएगा? दोनों का सम। क्या आएगा? दोनों का सम। कितना है? -1/2, 5/2, हाँ, -5/2 आई कैप। और ये वाला टर्म कितना आ जाएगा?
ये वाला टर्म एज इट इज ना, इसको तो कोई चेंज नहीं, प्लस 3√3/2 j, दैट्स इट। ये हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है नहीं, बस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मॉड ले लेना उसका, ठीक है। डॉट या क्रॉस किसी में सिर्फ आई को आई से ही करते हैं, किसी में अभी आएगा, मैं बताता हूँ। हटा दो इसको। चलो इधर पे ध्यान दो, अगर पिछली क्लासेस तुम लोगों ने नहीं सुना है तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट। अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। और अगर मान के चलो कोई दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो एंगल दोनों के बीच में 0 बनता है। तो ए डॉट बी जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। समझ में आई ये चीज? अभी इधर पे ध्यान दे, उधर पीछे पलट के मत देख, फालतू टाइम वेस्ट मत कर। आई डॉट आई जब करेंगे, आई डॉट आई जब करेंगे तो कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा इसमें से, देखो 0 डिग्री वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो 0 डिग्री में आई डॉट आई की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई होगा। आई के ऊपर जो कैप लगा है मतलब वो यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1। तो इसलिए आई डॉट आई कितना हो जाता है, 1। आई जे डॉट जे की वैल्यू कितनी होगी, 1। के डॉट के की वैल्यू कितनी होगी, 1। समझ में आया कि नहीं ये बताओ जल्दी। क्यों ऐसा होता है, याद रखने का तरीका कैसे याद रखते हैं। अब जब हम आई डॉट जे करते हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, आई का मतलब समझते हो क्या होता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, जे मतलब वाई के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 90, परपेंडिकुलर है। तो इसलिए आई डॉट जे क्या हो जाता है, 0। जे डॉट के क्या हो जाता है, 0। के डॉट आई क्या हो जाता है, 0। याद आया ये पूरा? फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं तो ए क्रॉस बी क्या होता है, फॉर्मूला बताओ जल्दी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। समझ में? एन कैप क्या होता है, क्या होता है एन कैप? कैप का मतलब यूनिट है ना। एन का मतलब क्या है, नॉर्मल। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों का क्रॉस लेंगे तो रिजल्ट में आपको एक वेक्टर मिलेगा और वो दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। राइट हैंड थंब रूल समझ में आया कि नहीं? राइट हैंड में जो हमारी फिंगर जिस डायरेक्शन में मुड़ रही है और थंब जिस डायरेक्शन में बता रहा है वो आपका रिजल्टिंग वेक्टर होगा, ठीक है। यहाँ जो कैप लगा हुआ है इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर को शो करेगा। डन, ये समझ में आया? बताओ जल्दी। अब अगर मान के चलो कोई दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। क्या ये समझ में है? बताओ जल्दी। अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? तो उस कंडीशन में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। और इधर पे क्या हो जाएगा, एन कैप। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इधर पे क्या आ जाएगा, एन कैप आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जब इसका भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो एन कैप की मैग्नीट्यूड क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, ठीक है। अब आते हैं इस सवाल पे कि जब हम आई क्रॉस आई लेते हैं तो क्या होता है। तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। जे क्रॉस जे की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0। के क्रॉस के की वैल्यू भी कितनी हो जाती है, 0। क्या ये समझ में आया? बताओ जल्दी। जब हम आई क्रॉस जे लेते हैं तो उस समय उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, के हो जाती है, के। क्यों आई क्रॉस जे के हो जाता है? क्योंकि जब हम दो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जब उनका क्रॉस लेंगे तो तीसरा हमें जो वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो आई मतलब एक्स का डायरेक्शन, जे मतलब वाई का डायरेक्शन, तो दोनों का रिजल्टिंग कहां पर मिलेगा, के मतलब दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या ये समझ में है? बताओ जल्दी। उसी तरीके से जब हम जे क्रॉस के लेते हैं आई मिलता है, जब हम के क्रॉस आई लेते हैं तो क्या मिल जाता है, जे मिल जाता है। समझ में है कि नहीं? इसके लिए साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होता है। आई क्रॉस जे क्या मिल जाएगा, के। जे क्रॉस के क्या मिल जाएगा, आई। के क्रॉस आई क्या मिल जाएगा, जे। ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होगा। क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म करो एक बार।
अब अगर ये रिवर्स ऑर्डर में जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे, अगर मान लो कंपोनेंट की है ए क्रॉस बी निकालना है तो ये निकालने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड, इधर पे क्या लेंगे आई जे के और इधर पे क्या लेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये इनके कंपोनेंट्स होते हैं। समझ में आएंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या तरीका होता है, सिंपली A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। स्टार्ट करें सॉल्व करना, हो गया सबरी खत्म। अब तो मिसलेनियस में आ गया, अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं, सारे क्वेश्चन थोड़े बहुत ट्रिकी रहेंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। क्या लिखा है पहले पढ़ो और समझाओ, क्या मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ पहले सर क्वेश्चन का। वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर बी मान लेते हैं ये हो गया, वेक्टर सी मान लो ये हो गया, इन दोनों को ऐड करने पे जो रिजल्टिंग वेक्टर मिला वो ये वाला वेक्टर हो गया। इस वेक्टर को क्या नाम दे दिया हमने, वेक्टर ए। क्या ये समझ में आया सभी को, बताओ जल्दी। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि क्या ये चीज भी सही होगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी का सम मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर होगा, क्या ऐसा होगा, क्या बताओ। तुम लोग क्लास 9 पढ़े हो ना, तो क्लास 9 में ना एक फॉर्मूला, एक थ्योरम होता था ट्राइंगल्स के अंदर, वो ये बोलता था कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे ये वाली जो साइड है ट्राइंगल की, इसका लेंथ कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका लेंथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो इन दोनों की लेंथ का जो सम होगा वो हमेशा तीसरे वाले लेंथ से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तीसरे वाला लेंथ मतलब कौन सा, ये वाला लेंथ, ये वाला क्या लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ में आया कि नहीं। तो इन दोनों का जो लेंथ का सम होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं होगा। समझ में आया क्या ये चीज। बी और सी के मैग्नीट्यूड को सम करने पे ए नहीं मिलेगा, वो तभी मिल सकता है जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, तीनों पॉइंट क्या हो, कोलिनियर हो। क्या ये क्लियर हो गया सभी को। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, असर्शन रीजन के फॉर्म में, समझ गए ना ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका रीजन थ्योरम है ना। हाँ उसका रीजन वाला थ्योरम, वैसे हमको रीजन नहीं देना रहता, वो भी दिया रहता रीजन भी तो। हाँ यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पता है सबको, कैसे निकालते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या होगा ये लगाओगे इसमें तो आंसर, फाइनल आंसर बताओ मैं। तुम लोग यार पेन उठाओ जल्दी लिखो, क्या आलस करते हो एकदम, इसीलिए तुम लोगों का ठीक से बनता नहीं है पेपर। जल्दी बताओ क्या आया। का मैं बता रहा हूँ, मारू बस सच बता रहा हूँ, मारना चाहिए तुम लोगों को पता है। हेलो अच्छा तो यहाँ 1/√। ठीक है चित्तू फोन कर रहा था, मैं उठा नहीं पाया, बात करता हूँ। ठीक है हाँ ओके। हाँ क्या हुआ, क्या आएगा 1/√3, एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√3। समझ में आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। हटा दो नेक्स्ट।
इधर बेंसन दोस्तों उसको डिस्टर्ब नहीं कर। हाँ क्या पूछा बता। यूनिट वेक्टर निकाल दो। हाँ लेकिन किसका यूनिट वेक्टर निकालेगा? इन दोनों के रिजल्टेंट का, ए और बी का। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? दोनों का सम। रिजल्टेंट वर्ड का मतलब होगा दोनों का सम। तो पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना, जो आया उसको वेक्टर सी नाम दे देना, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना और उसको मल्टीप्लाइड बाय 5 करना। करो जल्दी। रिजल्टेंट निकालने के बाद क्या करना है? यूनिट वेक्टर निकालो। आया कि नहीं जल्दी बताओ, ये रिजल्टेंट है। फिर उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कितना आएगा मैग्नीट्यूड? √10। तो ये हो जाएगा 3/√10 आई प्लस 1/√10 जी। ये क्लियर हुआ? अब इसको फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। तो मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दो, वो आंसर है। समझ गए? नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ये निकाला, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। समझा? तो वो √10 हुआ। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो इसलिए इन सबको √10 से डिवाइड कर देना। और कुछ दाम हटा दो। नेक्स्ट। एक बार क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन में डाउट है? नहीं है? ऐसा क्यों किया, ये कैसे समझ में आया, ये सब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या उन्होंने, ये भी प्रॉब्लम है। समझा देता हूँ क्वेश्चन, नहीं समझाना चाहिए मुझे, तुम लोगों को खुद ही मौका देना चाहिए कि तुम लोग समझो, तब क्लियर होगा। वो जो प्रॉब्लम बोल रहे ना कि लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही, बोला ना कि क्वेश्चन पेपर में लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही कि पूछ क्या रहा है एमसीक्यू में, है ना। तो ये एमसीक्यू शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो 1 मार्क वाले। तो उसका प्रॉब्लम है कि तुम लोग क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना। हाँ अब ये जो डाउट पूछा ना, ये डाउट पूछना चाहिए। ये जो डाउट पूछा है, ये जैसे ये बोल रहा है एक वेक्टर निकाला जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 5 यूनिट, जो पैरेलल होना चाहिए। किसके पैरेलल होना चाहिए? रिजल्टेंट ऑफ दीस टू वेक्टर। इन दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल होना चाहिए। मतलब जैसे अगर मान लो ये पहला वेक्टर है, ये पहला वेक्टर है वेक्टर ए, और ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, तो इनका रिजल्टेंट हम किसको बोलेंगे? इनका रिजल्टेंट इसको बोलेंगे वेक्टर सी। समझ में है कि नहीं ये चीज? वो तीनों इसी प्लेन में है और इसके पैरेलल हमें एक वेक्टर चाहिए। तो इसके पैरेलल वेक्टर मतलब ऐसा कुछ होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? उसका डायरेक्शन और सी का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। समझ गए कि नहीं? उसके रिजल्टेंट का पैरेलल मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। तो इसलिए मैंने सी का यूनिट वेक्टर निकाला, सो मुझे डायरेक्शन वही मिला लेकिन मैग्नीट्यूड क्या मिल गया? 1। फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से। समझ में आया ये चीज? अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। दैट्स इट। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो और समझो और बताओ। वो नीचे वाले वो एबीसी का वैल्यू डाल के उसका एक तो मतलब ऐसे वाला यूनिट वेक्टर। हाँ मतलब वेक्टर निकाल देंगे। ये पूरा वेक्टर बनाएंगे हाँ और उस पूरे वेक्टर का क्या निकाल लेंगे? यूनिट वेक्टर। वो जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसके पैरेलल ही होगा। समझ गए ना? और फिर क्या करना है? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। जल्दी जल्दी करो।
क्या हुआ, सौभाग्य नहीं बन रहा है? टू वेक्टर ए की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख, माइनस वेक्टर बी की जगह पे ये रख। समझा कि नहीं समझा बता अभी? ये जो पूरा नया वेक्टर बना, इस वेक्टर को नाम दे दे वेक्टर डी। अब जल्दी से वेक्टर डी बता क्या होगा? हाँ, 3i minus 3j plus 3i minus 3j माइनस 3j plus 2 माइनस प्लस 2k। आया? फिर क्या करना है? डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। No plus 22. आगे हो गया? कितना है मैग्नीट्यूड? √22। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं है तेरा? डिवाइड किया ना √22 से। चलो नेक्स्ट। जल्दी जल्दी पढ़ो क्वेश्चन। पढ़ लिया ना क्वेश्चन? अब जिनको समझ में नहीं आया उनको समझा दूंगा, लेकिन पढ़ो पहले। समझ गए? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं वो चेक करना है। आपको शो करना है कि ए बी और सी ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, मतलब एक लाइन में आएंगे। एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में शो कर देते हैं पहले ग्राफिकली। इसको ए, इसको बी और इसको सी मार्क करते हैं। ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमने मार्क कर दिए। यहां तक क्लियर हो गया? कंफर्म करो। अब कोई तीन पॉइंट्स को कोलिनियर या वेक्टर में भी हम कोलिनियर वर्ड यूज करते हैं, याद होगा आपको। कोलिनियर वेक्टर किनको बोलते हैं? A1 upon A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर किसी को याद नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं तो मैं दोबारा उसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, सुनना। पहले तो हम ये वाला वेक्टर निकालेंगे, ये वेक्टर, इस वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर AB। और ये वेक्टर AB निकलता कैसे है? x2 माइनस x1, तो कितना आ जाएगा? 4i। y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। समझ में आए? फिर ऐसे ही वेक्टर BC निकालो, बताओ क्या आएगा? 6i माइनस प्लस 3j प्लस समझ में आए? क्या ये क्लियर हुआ? बताओ जल्दी। अब कोई दो वेक्टर के कोलिनियर या पैरेलल होने की कंडीशन है। वेक्टर ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी।
एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, इसी को दूसरे फॉर्म में लिखे तो A1 by A2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, B1 by B2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, C1 by C2। अब A1 क्या है, ये A1 है, बाय A2 कितना आएगा रेशियो, ठीक है, लिखो अब सब क्या है। तो ये बहुत डिप्रेस कर दिया, सबके सब बोल रहे मैथ्स का पेपर खराब भी रहा है, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, कल राघव भी बोल रहा था। तेरा तो मान भी लू, सबका बिगड़े धीरे से अपना बता रही है, वरना बताया नहीं। तेरा क्या हुआ, तू तो कुछ बताया नहीं। और आयुष तेरा भी बचा है ना, तो याद रखना, देख बाकी लोग का क्या हो रहा है। मेरे को लगता है बच्चे सबसे आसान ना पीसीएम में मैथ्स को ही समझते हैं, और उस चक्कर में क्या लगता है केमिस्ट्री आसान लगता है, मैथ्स ठीक है, पीसीएम बोलो ना भाई, अच्छा सॉरी, जल्दी करो, हो गया। ये रेशियो सेम आया, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, मतलब ये पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। अब पूछ रहा है कि बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये बताओ। नहीं बता, तो याद है क्लास 9 में पढ़ते थे सेक्शन फॉर्मूला, k:1 का रेशियो, k की वैल्यू निकालते थे, क्या होता था वो सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो यहाँ x की जगह पे उस पॉइंट का क्या आता था, x कोऑर्डिनेट, m की जगह पे क्या ले लेते थे, k, x2 की जगह पे क्या आ जाएगा 11, n की जगह पे क्या आ जाएगा 1, x1 की जगह पे कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब क्या हो जाएगा k प्लस 1। सॉल्व करो और जल्दी रेशियो निकालो। और अनुष्का और घनिष्ठा तुम दोनों का भी हुआ क्या मैथ्स का पेपर? यस सर। कैसा बना? अच्छा नहीं बना, 2/3 और किसी का 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 11k प्लस 1, ठीक है, तो 4 इज इक्वल्स टू 6k, k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2/3 या 2:3। हटा दो उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। जो बच्चे वेक्टर की क्लासेस अटेंड नहीं किए उनको मैं ये क्वेश्चन समझाता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन समझने के पहले एक फॉर्मूला सुनो। फॉर्मूला है कि अगर मान के चलो ये ओरिजिन है और ये एक पॉइंट है, पॉइंट को हम ले लेते हैं ए, ओरिजिन से जब इस पॉइंट ए को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर बन रहा है वेक्टर ए, समझ में आया ये चीज। ये दूसरा पॉइंट है बी, जब ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर जो बन रहा है वेक्टर बी, जिसको ओबी भी बोलते हैं, ओ ए ओ बी, इस तरीके से। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे, ए और बी को कनेक्ट करेंगे तो एक नया वेक्टर बन जाएगा, जिस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए बी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अगर इस वेक्टर ए बी के बीच में कोई नया पॉइंट आर आ रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे, वेक्टर आर से। और ये पॉइंट आर इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर मतलब वेक्टर आर निकाल सकते हैं। और यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगता है, सेक्शन फॉर्मूला। और ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है।
अच्छा ठीक है पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? तो m और n का रेशियो क्या लेना है, सबसे पहले ये क्लियर हुआ। m और n की वैल्यू कितना लेना है, 1 और 2। ये वाला वेक्टर जो है ये कहां पर आ जाएगा, वेक्टर a की जगह पे, और ये वेक्टर कहां पर आ जाएगा, वेक्टर b की जगह पे। एक बार कंफर्म करो ये समझ में आया कि नहीं। और ये सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर दो और फाइनली रिजल्ट आपको मिल जाएगा। करो सॉल्व इसके बाद, और क्या आ रहा है बताओ। भाई बता दो जो भी बताना है क्या भाई, जो फॉर्मूला डाल दो ना, फॉर्मूला डाल डायरेक्ट हां तो मल्टीप्लाई है, पता नहीं फॉर्मूला डालने बोले आ जाएगा, बोले तो हम डाल दिए। सर ए बी के टर्म्स में आएगा। अच्छा हाँ सर पाई a by 3 minus b by 3। एक मिनट यार, मैं सॉरी एक मिनट, बना लिया सबने? हाँ मैं कुछ गलत नहीं बताया, लेकिन क्वेश्चन को मैं पढ़ा नहीं था। मैंने जो फॉर्मूला बताया ना, ये फॉर्मूला कौन सी कंडीशन में, इंटरनली की कंडीशन में। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्सटर्नली। जब एक्सटर्नली होता है मतलब पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट हो जाता है, तो फर्क क्या हो जाता है बस इसमें, यहाँ पर प्लस की जगह पे क्या आ जाता है, माइनस। ठीक है, हाँ ये जो क्वेश्चन पूछा है ये थोड़ा ठीक है क्वेश्चन। देखिए इधर इसका डायग्राम कैसे बनता है, जैसे वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, इन दोनों को ज्वाइन करने से जो नया वेक्टर बन रहा है, इस वेक्टर को जब आगे एक्सटेंड करूंगा तब वहां पर कोई पॉइंट आर आएगा, और ये वाला जो वेक्टर है तेरे को वेक्टर आर ये निकालना है, समझा। तो जब ये रेशियो देखा जाता है ना, तो ये रेशियो क्या होगा, तो देख ले ये वाला तेरा, ये वाला जो तेरा पूरा पार्ट है ना, ये वाला पूरा पार्ट तेरा क्या हो जाएगा एम, और ये वाला जो पूरा पार्ट है ना तेरा ये क्या हो जाएगा एन। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, m/n वो रेशियो हो जाएगा। ओके तो कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस प्लस की जगह पे क्या लगा देना, माइनस। अब बताओ क्या आ रहा है आंसर, वेक्टर r इज इक्वल्स टू m मतलब 1, वेक्टर b प्लस 2 भी यही आएगा सर जो आपका है। ये कितने बच्चों का है बताओ, मेरा प्लस 2 भी आ रहा है, प्लस 2 ये भी आया, सही आया सर। ये बहुत मुश्किल कैलकुलेशन था, बहुत कम बच्चों का सही बनता है। ओके हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सारे बच्चे ध्यान से सुनना, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर मान लो एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम, जानते हो किसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड वाले वेक्टर है, और आपको उस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का।
क्या इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा? तो टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ वेक्टर दिस, तो ये हो गया आपके लिए वेक्टर ए एंड वेक्टर दिस ये हो गया आपके लिए वेक्टर बी। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल, तो पहले पार्ट में तो नहीं लगा देंगे, तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब क्या निकालोगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ में आई ये चीज? फिर क्या निकालोगे उसका? यूनिट वेक्टर। समझ गए पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है? फाइंड इट्स एरिया, तो एरिया निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओ। समझ गए सभी ध्यान से? अगर साइड एडजेसेंट नहीं हो तो फिर एरिया नहीं, अगर साइड एडजेसेंट नहीं, अपोजिट हो तो नहीं निकलेगा। अपोजिट होगा तो दोनों वेक्टर सेम ही हो जाएगा। अब क्या सोच रहे हो? गया, आगे बढ़ जाओ क्या? Three by seven I minus six by seven J plus two by seven K. फर्स्ट पार्ट का आंसर ठीक है। ये भी बहुत मुश्किल था, आ गया तेरा। तो वेक्टर सी जो मिलेगा दोनों वेक्टर को ऐड करने से, और ये एडिशन आएगा 3i माइनस 6j प्लस 2k, और डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा कितना? 7 आएगा क्या? तो देख लेते हैं, 9 प्लस 36 हो जाएगा 45 प्लस 4 49, 49 का रूट होता है 7। तो हाँ ये यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ए क्रॉस बी के लिए क्या करना पड़ेगा? डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट तो तुम लोग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 है। देखते हैं कितने लोग सही बनाते कितने गलत बनाते। डिटरमिनेंट, हाँ डिटरमिनेंट। एक दूसरे से रिजल्ट शेयर मत करना, आंसर मत बताना किसी को, ठीक है? इसका क्या आया चुपचाप अपनी कॉपी में लिखना, और क्वेश्चन गलत मत नोट कर दो, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं डिटरमिनेंट पे। शेयर नहीं करना बोला ना। एक सवाल मैग्नीट्यूड निकालो इसका। कैसे सॉल्व कर रहे हैं डिटरमिनेंट? ये टू कहां से आया? आई आएगा ना, आई जे क्यू है। ठीक है, सही। मैग्नीट्यूड निकालो। हाँ तेरा तो देख लिया सेम करेगा। 22i प्लस 11j प्लस 0k। 22i प्लस 11j प्लस 0k। डन। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट ओवर 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। इसका आंसर कितना आएगा पता है? हाँ 11 रूट 5। देखो तो एक बार आंसर क्या लिखा?
हाँ आंसर क्या लिखा देखो बुक में। हाँ 605 रूट 605 किया तो फिर 11 रूट 5 क्या लिखा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस न्यू एडिशन। हाँ लेकिन पता है तुम लोगों को ना ऐसे लिखना ज्यादा आसान होना चाहिए वो कैलकुलेशन से। कैसे देखो इसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया वो थोड़ा सा सुन लो। मैंने क्या किया ये 11 स्क्वायर 22 स्क्वायर है ना उसको मैंने लिखा 11 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। क्या ये स्टेप समझ में आया। 11 स्क्वायर निकाल लिया कॉमन तो अंदर में क्या बचा 2 स्क्वायर प्लस 1 तो 2 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 5 हो गया। 11 तो स्क्वायर बाहर आ गया तो 11 रूट 5। समझे कि नहीं। ये ज्यादा आसान है वो मल्टीप्लिकेशन करने से जो करके तुम लोग लिख रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं फालतू चीज थी ये 22 का स्क्वायर जो है ना इसको मैंने 11 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख दिया। 11 इंटू 2 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो ना भाई। समझे कि नहीं। फिर 11 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर फिर 11 स्क्वायर कॉमन। ओके डन। चलो नेक्स्ट। नहीं बना पाओगे लग रहा है। सुनो इधर ध्यान से। पहले क्वेश्चन पढ़ा गया क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। एक वेक्टर है जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड है मतलब एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल ये तीनों एंगल आपस में क्या है इक्वल। मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। क्या ये चीज समझ में आई। अगर ये तीनों इक्वल है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये तीनों भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। अगर ये तीनों इक्वल है तो एल एम और एन ये तीनों भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। क्या ये समझ में बताओ जल्दी। अब आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि नहीं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसमें एल एम एन तीनों अगर इक्वल हो गया तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो 3l स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। एल स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/3। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3 प्लस माइनस साइन लग जाएगा। तो बस वही चीज आपको प्रूव करनी है। एल एम एन मतलब तीनों डायरेक्शन कोसाइन यही आएंगे। समझ गए। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। उसको देख लो इसको कर लो सॉल्व। कुछ पूछना है सौभाग्य जल्दी कर सॉल्व कर। हटा दो। चलो नेक्स्ट। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ 15 मिनट में फटाफट यहाँ टेंशन दे रहा हूँ अब खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है जो समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछता। क्या लिखा है सामने पढ़ो क्वेश्चन। ये तो बड़ा सा क्वेश्चन है। यहाँ वेक्टर ए लिखा है जल्दी से लिखो वेक्टर ए i + 4j + 2k लिखो लिखो जल्दी। वेक्टर ए i + 4j + 2k लिख लिया। वेक्टर बी 3i - 2j + 7k -2j + 7k। वेक्टर सी 2i - j + 4k। फाइंड वेक्टर डी। वेक्टर डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लिख लिया। विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी मतलब वेक्टर डी परपेंडिकुलर वेक्टर ए वेक्टर डी परपेंडिकुलर वेक्टर बी। यस और नो समझ में आएगी नहीं बताओ जल्दी। और क्या दिया हुआ है
डन। कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। याद आया? तो यहां से इसका मतलब क्या हो गया? ए डॉट डी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? बी डॉट डी जीरो। जल्दी बताओ, समझ में आया ये पूरा? क्या निकालना है? वेक्टर डी को मान लो एक्स आई वाई जे जेड के। समझ गए क्या किए? कुछ बोल रहे हैं? यहां तक समझ में आया? अब क्या करो, सुनो। ए और डी का डॉट लो। डॉट कैसे लेते पता है क्या? नहीं पता तो देखो इधर। वेक्टर ए और वेक्टर डी का डॉट जब लेंगे तो आई वाले कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसमें आई का कंपोनेंट 1 है, यहाँ पर क्या है? एक्स है, तो क्या बन जाएगा? एक्स। जे वाला कंपोनेंट आपस में होगा तो क्या हो जाएगा? +4y। के वाला कंपोनेंट आपस में होगा तो क्या हो जाएगा? +2z इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि ए डॉट डी कितना है? 0। समझ गए? फिर क्या करेंगे? सिमिलर तरीके से बी डॉट डी की वैल्यू भी क्या करेंगे? 0। आया था क्या एग्जाम में? ये आया हुआ क्वेश्चन है वैसे कई बार। बी डॉट डी भी क्या करेंगे? 0। तो क्या हो जाएगा? 3x - 2y + 7z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आया? थर्ड वाला क्या होगा? सी डॉट डी 0। सी डॉट डी 0 नहीं, सी डॉट डी कितना है? 15। तो थर्ड इक्वेशन लिखो जल्दी। हो गया यहां तक? अब 3 इक्वेशन मिल गई है तुम लोगों को। एक्स वाई जेड निकालना, बहुत बढ़िया। 3 इक्वेशन मिल गई। कैसे निकालेंगे आप? देखो ये वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से क्यों कर रहा हूं? ताकि ये भी 4y बन जाए और फिर दोनों को ऐड करते हैं। हाँ ना? टू एक्स कहाँ से ले आया? अरे मैं दूसरा एक वो ले रहा हूँ, वो वाला ले रहा हूँ। 4x सॉरी 4x - 2 + 8z माइनस तो उसको क्यों 2 से कर रहा है लेकिन मल्टीप्लाई? अरे भाई सुनो 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 सुनो, इधर इधर थोड़ा सा देख ले। 3 इक्वेशन है, पहली 2 इक्वेशन में अच्छी चीज क्या है पता है? राइट साइड में क्या है? 0। तीसरे में राइट साइड में क्या है? 15। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में ना y वाले कोफिशिएंट को सेम बना के एलिमिनेट कर देता हूँ। समझा कि नहीं? तो उसके लिए मैंने इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। पहली इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरी इक्वेशन में जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 6x - 4y + 14z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। क्या ये समझ में आया? बता जल्दी। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से ये कट जाएगा। समझ गया? अब क्या बनेगा इक्वेशन? 7x + 16z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया ये चीज? तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -16z। x की वैल्यू 30 माइनस z। अगर z के नाम से बता रहा हूं। अच्छा, यही वाली दोनों इक्वेशन को ली है? नहीं अच्छा, दूसरी वाली तो ठीक है। चलो तो z 15 यहाँ तक हो गया क्या? एक बार बताओ जल्दी। तो तुम जैसे भी सॉल्व करो, फाइनल आंसर देख लेना। z 15 x की ये वाली वैल्यू को ना, अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में किसी में भी डाल देते हैं। 1 में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये -16/7z + 4y + 2z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये वाले दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगे। 17 2 14 7 2 14
14 और -16 मतलब -2/7 z प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 4y की वैल्यू आ जाएगी 2/7 z और y की वैल्यू यहां पर आ जाएगी +1/14 z। ये y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों की वैल्यू हमने सॉल्व की है इन टर्म्स ऑफ z। उसको अब हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मतलब कि यहां पर अब ये वैल्यू को रखोगे तो 2 x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, x की जगह पे -16/7 तो ये आ जाएगा -16/7 z प्लस नहीं -y है तो -y की जगह पे क्या आ जाएगा z/14 +4z तो +4z इज इक्वल टू कितना हो गया 15। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा -32z/7 -z/14 +4z दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 15। यहां तक क्लियर हुआ। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, पूरे के डिनोमिनेटर में 14 यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा -64z -z प्लस 14 4 56z इज इक्वल टू कितना हो गया 15। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये वाले टर्म हो जाएगा -65z प्लस 56z इज इक्वल टू 15 इंटू 14। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा -11z इज इक्वल टू कितना आ रहा है 15 इंटू 14 210। तो z की वैल्यू यहाँ पर आ रही है -210/11। काफी अजीब सा नंबर आ रहा है। एक बार इसका आंसर देखना क्या लिखा हुआ है z की वैल्यू। इलेवन है ना, 11 है कि 12 है, 12 है। 1/13. That is 168 minus 5z plus 70. वेक्टर नहीं वेक्टर में z वाली जो वैल्यू है ना, तीसरा वाला जो कंपोनेंट है ना 17 70 अपॉन में 13 भी है ना, 3 है 13 नहीं अपॉन में 3 है, सबसे बाहर में जो कॉमन निकला है। ओके एक मिनट चेक करते कहीं पर कोई गलती तो नहीं किया हमने। स्टेप नंबर 1 पहले इक्वेशन नंबर 1 को चेक करते हैं। x + 4y + 2z = 0, 3x - 2y + 7z = 0, 2x - y + 4z = 15। ये करेक्ट है। फिर उसके जब हमने पहली इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6x - 4y + 14 = 0, दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो 6 + 1 7x, इन दोनों को ऐड किया 2 + 14 16। तो यहाँ पर से यहाँ तक की वैल्यू तो सही है। x की वैल्यू -16/z, x की जगह पे -16/7z डाला प्लस 4y + 2z = 0, 7 × 2 = 14 14 और ये -16 मतलब -2/7, ये टर्म इधर गई तो +2/7 ये आ जाएगा। हाँ तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करें x की वैल्यू, ये वाले ये तो आंसर में वैल्यू डाले। अच्छा फर्स्ट में डाले और फिर इधर पे y की वैल्यू z/14 मिली, फिर उसके थर्ड में पुट किया 2 × -16/7z, ठीक है। ये हो जाएगा -y तो -z/14 + 4z, यहाँ तक तो ठीक है। फिर उसके बाद 7 × 2 = 14, क्या हो गया सर हाँ मैंने ना ये वाला ये निकालना x = -16/z, ठीक है। और फिर मैंने 3x - 2y + 7z वाला इक्वेशन और 2x - y + 4z वाला इक्वेशन सॉल्व। अरे जैसे भी करके करो आंसर तो फाइनली सेम ही आएगा ना। तो z के 15 निकाल
यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ देखो, ये 9 आएगा, हाँ वही बोल रहा हूँ। 11 कौन बोला था 11? नहीं बोला था। कोई 11 बोला था यार, मैं क्यों भरोसा किया? 210 डिवाइडेड बाय -9, 3 से कटेगा, 3 3 सा 3 7 सा, तो z की वैल्यू आ जाएगी -70/3। यही आ रहा था ना z? हाँ ठीक है, समझ में आया क्या? बताओ जल्दी। ये z की जो वैल्यू आई ना, इस z की वैल्यू को इधर पे डाल देना तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 1/14 इंटू -70/3, 7 10 7 2 मतलब ये कितना हो जाएगा, और भी कटेगा सीधा 14 5 60, मतलब ये कितना हो जाएगा -5/3। यहां पर डाल दोगे तो -16 इंटू -70/3, ठीक है। तो ये 7 1 7 10 तो इधर पे 160/3, ये 160/3 आ रहा है क्या? हाँ हो गया, समझ में आया क्या ये चीज? बताओ जल्दी, वो कैलकुलेशन चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो उसको। Scalar product of vector this with a unit vector along the sum of this vector and this vector is equal to 1। मतलब समझ में आ रहा है? इन दोनों वेक्टर का सम जो होगा उसका जो यूनिट वेक्टर होगा, वो यूनिट वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना आ रहा है, 1। तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले सुनो, ये वाले वेक्टर को वेक्टर ए नाम दे देना, इसको क्या नाम दे देना, बी और सी नाम दे देना, समझ गए? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी और सी वाले वेक्टर को सम करो, ठीक है। फिर उसका क्या निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो। समझ में आया कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर? फिर उस यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लो, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो, ए के साथ, और ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये कितना दिया हुआ है, 1। और फिर लैम्डा की वैल्यू निकालो। चलो करो सॉल्व इसको जल्दी। तो 2y प्लस लैम्डा ही हो जाएगा। एक मिनट, वो क्लास हो गया क्या? जस्ट अ सेकंड। 2 प्लस लैम्डा है। तो इसको कर लेना, फिर इसको नोट डाउन करो स्टेप्स को, ठीक है। वो ऐड होके 2 प्लस लैम्डा ही हो जाएगा। ये 2 प्लस लैम्डा ये ऐसा बन जाएगा, 2 प्लस लैम्डा आई क्या है, हाँ ये प्लस 6j माइनस 2k, समझ में आया? फिर जब यूनिट वेक्टर निकालोगे ना तो ये तो पूरा का पूरा सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। समझ में आया क्या? बताओ जल्दी। और फिर उसके बाद उसका डॉट लेना ए के साथ और इक्वल टू क्या करना, 1। सॉल्व करना। कल प्रोबेबिलिटी का टेस्ट रहेगा और मंडे को ट्यूसडे को हम लोग ये खत्म करके उसी दिन 3D भी चालू कर देंगे। और जिन बच्चों ने वेक्टर ठीक से नहीं पढ़ा उन बच्चों को 3D की पहली क्लास मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 3D का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरा का पूरा वेक्टर दोबारा रिपीट होता है, ठीक है। तो वेक्टर में जो हम डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो जो सब पढ़ते हैं वो 3D में दोबारा एक बार आता है फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। कल का क्वेश्चन एनसीईआरटी और पीवाईक्यू मिक्स